हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर कंपटीशन में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल टीचिंग मेथड्स, यानी कि सभी शिक्षण विधियों को आज की वीडियो में काफी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन टाइम टाइम मिलती रहे। फ्रेंड्स, देखिए, समझने की कोशिश करेंगे। जब हम लोग बात करते हैं टीचिंग मेथड्स की, तो आखिरकार टीचिंग मेथड्स होते क्या हैं, यानी कि शिक्षण विधियां क्या होती हैं। देखिए, समझने की कोशिश करेंगे। जब एक स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कोई एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए किस प्रकार के मेथड को यूज करता है, किस प्रकार की विधि को यूज करता है। हो सकता है कि कोई एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए एक लेक्चर के माध्यम से पढ़ाए, या फिर हो सकता है कि कोई एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते समय स्टूडेंट्स को कोई डेमो दिखा रहा है, कोई एक्टिविटी करवा रहा है, कोई प्रोजेक्ट दे रहा है, हो सकता है क्वेश्चन आंसर्स पूछ रहा है, हो सकता है कि स्टूडेंट्स को कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दे रहा है, हो सकता है स्टूडेंट से डिस्कशन कर रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के तरीकों से एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है। एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को टीच करते टाइम पे अलग अलग तरीकों को अपना सकता है। इन्हीं सभी तरीकों को हम कह सकते हैं टीचिंग मेथड्स, यानी कि शिक्षण की विधियां। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि किसी स्कूल में एक टीचर है, वो क्या है, अपने जो स्टूडेंट्स को पढ़ाते समय उनको क्वेश्चन आंसर्स पूछ रही है। मीन्स एक टीचर है, वो क्वेश्चंस कर रही है एंड स्टूडेंट्स उनके आंसर्स दे रहे हैं। तो हम इस वाले मेथड को क्या बोलेंगे? क्वेश्चन आंसर मेथड बोल सकते हैं। देखिए, इस वाले मेथड को क्या बोल सकते हैं? क्वेश्चन आंसर मेथड बोल सकते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए कि कोई एक टीचर है जो कि अपने स्टूडेंट्स को टीच करते समय लेक्चर मेथड का यूज कर रही है, यानी कि सिर्फ एक लेक्चर प्रोवाइड करवा रही है। तो इसको हम कह सकते हैं लेक्चर मेथड। एंड इसी जगह पर अगर कोई टीचर अपने स्टूडेंट्स को टीच करते समय डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड का यूज करती है, मीन्स अगर कोई डेमो दिखाती है, कोई एक एक्टिविटी करवाती है, तो हम कह सकते हैं कि वो टीचर वहां पर क्या है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड का यूज कर रही है। तो स्टूडेंट्स, इससे हमने क्या जाना कि टीचिंग मेथड्स यानी शिक्षण विधियों से हमारा मतलब, हमारा अभिप्राय यह होता है कि शिक्षण विधियां वो सारी एक्टिविटीज, वो सारी गतिविधियां होती हैं, जिन गतिविधियों के, जिन एक्टिविटीज, जिन मेथड्स के की सपोर्ट लेकर, जिन मेथड्स से एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को कुछ चीजें सिखाती है, सिखाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इन सभी टीचिंग मेथड्स को हम काफी डिटेल्स में देखेंगे कि ये सभी टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं, किस प्रकार से वर्क करते हैं। और ये सभी टीचिंग मेथड्स आपके हर एक एग्जाम, जैसे कि सीटेट, यूपीटेट, रीट, डी ट्रिपल एस बी, केवीएस, एनवीएस, या किसी भी टीचिंग एग्जाम की अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सभी टीचिंग मेथड्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि इनसे काफी बार रिपीटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं आपके एग्जाम्स में। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले जब हम लोग बात करते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, तो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड बेसिकली क्या है कि जब कोई टीचर अपने स्टूडेंट्स को टीच करते समय कि उस टॉपिक से रिलेटेड कोई एक डेमो देती है, या डेमो देता है, या फिर मान लीजिए कोई एक स्पेसिफिक एक्टिविटी को परफॉर्म करवाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई एक टीचर आपको मैथमेटिक्स में क्या पढ़ा रहा है कि वॉल्यूम, किसी भी मैटर का, किसी पदार्थ का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, और वॉल्यूम होता क्या है। तो वो एक टीचर के लिए देखो एक बेसिक सा डेमो दे सकता है इसमें। वो डेमो ये है कि एक पानी का गिलास लें एंड उसमें आप कोई भी, मान लीजिए आप मार्बल डालते हैं या कोई भी एक चीज उसमें डालते हैं, कोई भी एक, मान लीजिए क्यूब डाल दिया आपने, एक कोन डाल दिया। तो उस क्यूब को डालने के बाद में उस गिलास में क्या है, पानी का जो लेवल है वो थोड़ा अप जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा। जितना पानी का लेवल अप गया, जितना पानी का लेवल ऊपर गया, उतना ही उस मैटर का, उस पदार्थ का क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो इस प्रकार का डेमो दिखाया अगर टीचर ने, मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी एक्टिविटी से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई टीचर अपनी क्लास में डेमो दिखाता है, तो वो मेथड क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, यानी कि जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं प्रदर्शन विधि। इसी प्रकार से अगर कोई टीचर अपनी क्लास में स्पेसिफिक कोई एक्टिविटी परफॉर्म करवाता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, उस टॉपिक को समझाने के लिए, तो इस वाले प्रदर्शन विधि को हम क्या कह सकते हैं, यानी इस वाली विधि को हम क्या क्या कह सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, यानी प्रदर्शन विधि। अब देखिए, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड यानी प्रदर्शन विधि की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कुछ विशेषताएं होती हैं। अब ये विशेषताएं क्या हैं? द डिमॉन्स्ट्रेशन शुड बी कैरिड आउट इन अ सिंपल एंड इजी मैनर, और इजी वे। कि जो डिमॉन्स्ट्रेशन है वो क्या, काफी सिंपल वे, सिंपल तरीके से और इजी तरीके से समझाना चाहिए, सिंपल तरीके से डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहिए, प्रदर्शित करना चाहिए स्टूडेंट्स के सामने।
अब ऐसा ना हो कि हमारा जो डेमो है इतना डिफिकल्ट हो कि स्टूडेंट्स को समझ में ही ना आए। इसीलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारा जो डेमो है, हमारा जो स्पेसिफिक एक्टिविटी जो हमको परफॉर्म करवानी है क्लास में, वह इतनी सिंपल एंड इजी होनी चाहिए ताकि स्टूडेंट को समझ में आए और इजीली टीचर उसको परफॉर्म करवा सके। सेकंड जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषता है वो यह होती है कि इन दिस स्ट्रेटजी फुल अटेंशन शुड बी पेड टू ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास। देखिए इस वाली विधि में क्या है, जब हम डेमो दिखाते हैं तो सभी स्टूडेंट्स पे इक्वली अटेंशन पे करनी चाहिए एक टीचर को, कि हर एक स्टूडेंट हमारे डेमो को समझ रहा है, हमारे डेमो को अटेंशन दे रहा है। थर्ड हमारा इसका ऑब्जेक्टिव, सॉरी, थर्ड हमारा इसका कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषता होती है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन शुड बी वेरी क्लियर। देखिए जब आप लोग, क्योंकि आप लोग एक टीचर हैं, जब आप लोग किसी एक क्लास में डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड का यूज करके टीचिंग कर रहे हैं, यानी उनको एक डेमो दिखा रहे हैं या कोई एक स्पेसिफिक एक्टिविटी परफॉर्म करवा के किसी टॉपिक को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, आपके कुछ गोल्स होंगे उस टॉपिक को समझाने के। तो वो जो ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स हैं वो क्या है, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। फोर्थ हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो होता है, इट शुड बी कैरिड आउट विद अ वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी। देखिए ये क्या, कंप्लीटली एक अच्छे प्रकार से प्लानिंग करी हुई स्ट्रेटजी के साथ में कंप्लीट होना चाहिए। फिफ्थ इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, अ सेट टाइम शुड बी डेडिकेटेड टू द रिहर्सल बिफोर द डेमोन्स्ट्रेशन। देखिए जब आप लोग कोई भी एक्टिविटी करवा रहे हैं, सपोज कीजिए कि आप अपनी क्लास में कोई एक एक्टिविटी करवाने के लिए सोचा आपने डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को मद्देनजर रखते हुए, तो क्या है, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए उससे पहले रिहर्सल के लिए एक प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए स्टूडेंट्स को, ताकि स्टूडेंट्स रिहर्सल करने के बाद में उस एक्टिविटी को बहुत अच्छे प्रकार से परफॉर्म कर सकें और अच्छे प्रकार से उस रिहर्सल और उस स्पेसिफिक एक्टिविटी की मदद से स्टूडेंट्स तक जो भी आपको टीचिंग पहुंचानी है वो पहुंच सके। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा फर्स्ट मेथड जिसको हमने काफी डिटेल्स में जाना कि डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं क्या होती हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं अपने अगले मेथड पर, जो कि है डिस्कशन मेथड। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही, डिस्कशन मेथड जिसको हम कह सकते हैं चर्चा विधि। देखिए डिस्कशन मेथड को हम क्या कह सकते हैं, चर्चा विधि। अब चर्चा विधि क्या है, जब स्कूल में या कॉलेज में एक जो टीचर होता है वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते समय, टीच करते समय डिस्कशन मेथड का यूज करे। मान लीजिए एक टीचर है, अपने स्टूडेंट से डिस्कशन कर रही है या डिस्कशन कर रहा है और डिस्कशन मेथड में अपने टॉपिक को समझा रही है या समझा रहा है, इसी मेथड को हम कह सकते हैं डिस्कशन मेथड। काफी इजी मेथड है। देखिए अ डिस्कशन मेथड इज द मींस बाय विच पीपल शेयर एक्सपीरियंसेस, आइडियाज एंड एटीट्यूड्स। यानी कि एक डिस्कशन मेथड क्या होता है, जिस मेथड से जो पीपल हैं, जो लोग हैं, मींस यहाँ पर पीपल से मतलब है स्टूडेंट्स एंड टीचर, स्टूडेंट्स एंड टीचर जब अपने एक्सपीरियंसेस, अपने आइडियाज, अपने एटीट्यूड्स, अपनी जो नॉलेज है उसको डिस्कस करते हैं, डिस्कस करने के माध्यम से एक दूसरे को शेयर करते हैं, इसी मेथड को कहा जाता है डिस्कशन मेथड। इसके बाद में स्टूडेंट्स हमारा थर्ड मेथड आता है जिसको हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, जिसको हिंदी में नाम दिया जा सकता है समस्या हल करने की विधि। देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या है, काफी इजी, काफी इंटरेस्टिंग हम कह सकते हैं टीचिंग मेथड है, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इज द एक्ट ऑफ डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में क्या होता है, स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम दी जाती है, मीन्स हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स को एक समस्या दी जा रही है और उस समस्या का समाधान करने के लिए स्टूडेंट्स से कहा जा रहा है। जैसे कि स्टूडेंट्स से बोला, स्टूडेंट्स को एक समस्या यानी एक प्रॉब्लम दी गई, उसके बाद में एक प्रोसेस कंप्लीटली हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स को फॉलो करना होता है। उसमें ये होता है कि जो भी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को दी गई है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड की ये प्रॉब्लम का कॉज क्या है, यानी इस प्रॉब्लम का कारण क्या है, किस कारण से ये समस्या होती है, उस मीन्स हम कह सकते हैं कि उस प्रॉब्लम का जो कॉज है, कारण है, वो फाइंड आउट करना होता है, डिटरमाइन करना होता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स देखिए आइडेंटिफाइंग प्रायोरिटाइजिंग एंड सिलेक्टिंग अल्टरनेटिव्स फॉर अ सॉल्यूशन। देखिए इसके बाद में क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स है, जब उनको एक प्रॉब्लम दी गई, स्टूडेंट्स ने उस प्रॉब्लम का कारण फाइंड आउट किया। इसके बाद में स्टूडेंट्स को अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस सोचने होते हैं उस प्रॉब्लम के, कि इस प्रॉब्लम को किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है, उसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यही है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड।
इसके बाद भी स्टूडेंट देखिए हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, डिस्कशन मेथड और इसके बाद में प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। नेक्स्ट हमारा मेथड आता है जो कि ब्रेन स्टोर्मिंग मेथड, जो कि काफी इंपॉर्टेंट मेथड है जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं, क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड से काफी बार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं और डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड काफी स्टूडेंट्स के साथ में ऐसा होता है कि डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड को मोस्टली स्टूडेंट्स नहीं जानते। जैसे कि अगर हम बात करें प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की, तो हो सकता है काफी स्टूडेंट्स ने ये लेक्चर ना भी देखा हो, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को काफी स्टूडेंट्स जानते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या होता है। इसी प्रकार से डिस्कशन मेथड को भी हर एक स्टूडेंट्स लगभग जानते हैं कि डिस्कशन मेथड क्या होता है, बट क्या नाम से आप लोगों को पता चल रहा है कि ब्रेन स्टोर्मिंग मेथड क्या है, यानी विचार मंथन विधि क्या है। तो इसीलिए क्या है कि ये ब्रेन स्टोर्मिंग मेथड थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि स्टूडेंट्स इसको कम जानते हैं और ये एग्जाम्स में भी काफी आता है। देखो इसको समझने की कोशिश करेंगे। सपोज कीजिए कि आपके पास एक एप्पल या एक सेब है और मेरे पास भी एक एप्पल है। अब हम दोनों क्या करते हैं, उस एक जगह बैठते हैं, एक जगह मीटिंग रखते हैं और उन एप्पल्स को शेयर करते हैं हम दोनों एक दूसरे के साथ में। तो क्या होगा, क्या आपके पास दो एप्पल हो जाएंगे और मेरे पास दो एप्पल हो जाएंगे? ऐसा नहीं होगा ना। बल्कि अगर मेरे पास एक एप्पल है, आपके पास भी एक एप्पल है और हम उनको शेयर करते हैं, उसके बावजूद भी आपके पास एक एप्पल रहेगा और मेरे पास भी एक ही एप्पल रहेगा जब हम उसको अपने आपस में डिवाइड करेंगे। लेकिन इसके अपोजिट में मान लीजिए आपके पास में कोई एक आइडिया है, आपके पास में कोई एक विचार है, ये आपके पास में कोई एक नॉलेज है। इसी प्रकार मेरे पास में भी सिर्फ एक आइडिया है और जब हम अपने आइडियाज को एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं तो आपके पास में भी दो आइडिया हो जाएंगे और मेरे पास में भी दो आइडिया हो जाएंगे। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज, मतलब कि हम कह सकते हैं कितनी इंटरेस्टिंग चीज है कि जब हम एप्पल्स को शेयर करते हैं, एक एप्पल आपके पास, एक एप्पल मेरे पास, उनको हमने शेयर किया तो जब भी आपके पास एक ही एप्पल रहेगा और मेरे पास भी एक ही एप्पल रहेगा। लेकिन यही चीज आइडियाज, विचार जो हमारे थॉट्स होते हैं उसके लिए बदल जाती है। अगर आपके पास एक आइडिया है और मेरे पास एक आइडिया है और हम दोनों उसको शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में, तो आपके पास दो आइडिया हो जाएंगे और मेरे पास भी दो आइडियाज हो जाएंगे। तो इसी विधि को ध्यान में रखते हुए ब्रेन स्टोर्मिंग मेथड डेवलप किया गया। अब ब्रेन स्टोर्मिंग मेथड में होता क्या है, ब्रेन स्टोर्मिंग इज अ एक्टिविटी वेयर एवरीवन कम्स टुगेदर टू डिस्कस स्ट्रेटजीज फॉर ग्रोथ एंड इंप्रूवमेंट। देखिए ब्रेन स्टोर्मिंग मेथड में क्या होता है कि हर कोई व्यक्ति, हर एक व्यक्ति क्या है, ग्रुप्स में आता है, ग्रुप बनाता है एंड अपनी स्ट्रेटजीज, अपनी जो ट्रिक्स होती हैं, अपनी जो एजुकेशन होती है, अपनी जो नॉलेज होती है, उसको एक दूसरे के साथ में डिस्कस करते हैं। अब डिस्कस करने से क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक नॉलेज दी और आपने मुझे एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई, तो क्या है, जो इन्फॉर्मेशन आपने मुझे दी थी वो मेरे पास पहले से नहीं थी और जो मैंने आपको प्रोवाइड कराई वो आपके पास पहले से नहीं थी। तो इससे हुआ क्या कि आपके पास भी डबल इन्फॉर्मेशन हुई और मेरे पास भी डबल इन्फॉर्मेशन हो गई। तो इसीलिए क्या है, जब हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड को ध्यान में रखते हुए डिस्कशन करते हैं तो आपके पास भी नॉलेज काफी रैपिड स्पीड में हम कह सकते हैं ग्रो होती है, बढ़ती है और मेरे पास भी, जिस भी व्यक्ति से आप डिस्कस कर रहे हैं उसके पास भी नॉलेज क्या काफी रैपिड स्पीड में ग्रो करेगी, बढ़ेगी। यू कैन एक्सचेंज आइडियाज, share important information and use these meetings as informal catch up sessions with your co-workers। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर co-workers की जगह आप लोग समझ सकते हैं कि co-workers क्या है, जो आपके साथ के जो स्टूडेंट्स, जैसे आप स्टूडेंट्स और आपके साथ के जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी को मान सकते हैं co-workers। तो देखिए ब्रेन स्टोर्मिंग मेथड सिंपल सी चीज ये है कि जब स्टूडेंट्स आपस में ग्रुप बनाकर डिस्कशन करते हैं, डिस्कशन करके हम एक दूसरे के साथ में अपने आइडियाज को, अपनी थॉट्स को, अपने विचारों को और अपनी जो भी नॉलेज है उसको शेयर करते हैं, इसको हम कह सकते हैं ब्रेन स्टोर्मिंग मेथड। देखिए इसका फॉर एग्जांपल एक बेस्ट एग्जांपल देने का प्रयास करूंगा, अगर आपको समझ में आ सके तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब मीन्स अगर आप इस जो मेरा जो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस एग्जांपल से समझ सके तो समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि हम आप लोगों ने अपने स्कूल टाइम में अंताक्षरी खेली होगी। अंताक्षरी में क्या होता है, कभी आप वोकेबुलरी की अंताक्षरी खेलते थे कि जिस वर्ड से, मान लीजिए मैंने एक फर्स्ट स्पेलिंग बोली APPLE एप्पल, अब ई से ये स्पेलिंग खत्म हुई तो मेरे अपोजिट जो टीम होगी वो ई से एक स्पेलिंग सुनाएगी, सपोज कीजिए उसने एलिफेंट की स्पेलिंग सुना दी। तो इसी प्रकार से क्या होगा, हम उस टाइम पर जब अंताक्षरी खेलते हैं, अपने जो वोकैब की अगर हम अंताक्षरी खेल रहे हैं तो अपनी वोकैब को एक दूसरे के साथ में हम शेयर कर रहे हैं। इससे होगा क्या, मान लीजिए मुझे एलिफेंट की स्पेलिंग नहीं आती थी और सामने वाले मेरे अपोजिट टीम ने एलिफेंट की स्पेलिंग सुनाई, तो मुझे एलिफेंट की स्पेलिंग भी आ जाएगी।
इसी प्रकार से मीन्स हम कह सकते हैं कि अपने जो थॉट्स हैं ना उनको हम शेयर करते हैं और अपनी नॉलेज को गेन करते हैं, इसी को हम कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने अगले एंड नेक्स्ट मेथड की ओर, जो कि है डिस्कवरी मेथड। देखिए डिस्कवरी मेथड भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डिस्कवरी मेथड से काफी बार आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब डिस्कवरी मेथड इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं, जीन पियाजे और काफी सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने एक्टिव लर्निंग पे, एक्टिव पार्टिसिपेशन पर फोकस किया है। मींस जो मानते हैं कि जो बच्चा है वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है, बच्चे को यानी स्टूडेंट्स को अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट होकर, एक्टिवली इंगेज होकर चीजों में सीखना चाहिए। तो डिस्कवरी मेथड यानी खोज विधि भी क्या है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है डिस्कवरी मेथड। डिस्कवरी मेथड में क्या है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डिस्कवरी करके, खोज करके अपनी नॉलेज को गेन करते हैं, खुद अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसीलिए इसको देखिए कंस्ट्रक्टिविस्ट बेस्ड अप्रोच भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? कंस्ट्रक्टिविस्ट बेस्ड अप्रोच। इसको हम दोस्तों देखो एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी कह सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को पता हो कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, क्योंकि एक्सपीरियंशियल लर्निंग वह चीज है जिसको जैसे कि आज के टाइम में, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी तक हमारा जो ट्रेडिशनल वे था स्टडी का, टीचिंग का एंड लर्निंग का, उसमें क्या था, लेक्चर मेथड को यूज किया जाता था, और लेक्चर मेथड में इतना, लेक्चर मेथड में कह सकते हैं इतना कारगर साबित नहीं होता। लेकिन इसके अपोजिट में जब हम बात करते हैं कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि एक्सपीरियंशियल लर्निंग से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी एक्टिविटी में और खुद इंगेज होकर चीजों को सीखते हैं। हम कह सकते हैं लाइव एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, और उस एक्सपेरिमेंटेशन से स्टूडेंट्स क्या है, काफी ज्यादा और काफी अच्छे से काफी लंबे समय तक चीजों को सीख सकते हैं। तो इसीलिए डिस्कवरी मेथड, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कंस्ट्रक्टिविस्ट बेस्ड पर्सपेक्टिव या कंस्ट्रक्टिविस्ट बेस्ड अप्रोच, ये सारी चीजें क्या है, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए डिस्कवरी मेथड क्या है, जब स्टूडेंट्स डिस्कवरी करके, खोज करके, नई चीजों में एक्सपेरिमेंट करके कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी नॉलेज को, एक्टिवली पार्टिसिपेट करके चीजों को सीखते हैं, इसको हम कहते हैं डिस्कवरी मेथड। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, जो कि है नेक्स्ट हमारी लर्निंग, टीचिंग लर्निंग की जो विधि है, मेथड है, एंड वो है प्ले वे मेथड। देखिए जैसा कि आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है, प्ले वे मेथड यानी खेल विधि काफी इंपॉर्टेंट मेथड हो जाता है जब भी हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं, स्पेशली छोटी क्लासेस में, जैसे नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास तक। जब हम छोटी क्लासेस की बात करते हैं तो प्ले वे मेथड काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, काफी इंपॉर्टेंट विधि कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो खेल के माध्यम से काफी इजीली, काफी अच्छे तरीके से चीजों को सीख सकते हैं। और उनको हम अगर सपोज कीजिए एक छोटे बच्चों को स्टडी करने के लिए काफी लंबे समय तक बिठाएं, तो जैसा कि आपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की मेरी एक वीडियो में देखा भी होगा कि जो छोटे स्टूडेंट्स होते हैं, स्पेशली कम साल के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनका जो अटेंशन होती है वो काफी कम होती है। मीन्स हम कह सकते हैं वो काफी लंबे समय तक एक चीज पर अटेंशन नहीं दे सकते। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए प्ले वे मेथड छोटे बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, इंपॉर्टेंट मेथड हो जाता है, इंपॉर्टेंट विधि हो जाती है, क्योंकि प्ले वे मेथड से छोटे स्टूडेंट्स को काफी इजीली, काफी अच्छे तरीके से ना चीजों को सिखाया जा सकता है, उनको टीच किया जा सकता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं प्ले वे मेथड के, यानी कि प्ले वे मेथड के कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए हम इनको फिलहाल स्किप करते हैं, क्योंकि प्ले वे मेथड जैसा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आप लोगों में से जानते हैं कि प्ले वे मेथड होता क्या है, और आप एक बार इसके प्रिंसिपल्स देख लेंगे तो इजीली समझ जाएंगे, कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज इसमें नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ने अपने नेक्स्ट मेथड की ओर, एंड कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी, काफी कम समय में यह वीडियो खत्म हो जाए और आप लोग काफी इजीली इस चीजों को समझ सकें। देखिए प्रोजेक्ट मेथड। अच्छा स्टूडेंट्स एक बात और, देखिए मान लीजिए अगर आप लोग सी टेट की, D3+ या एनवीएस केवीएस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप लोग टीचर बनना चाहते हैं, तो एक बेसिक सी एक स्ट्रेटजी होती है, ट्रिक होती है, अगर आप लोगों को एग्जाम क्रैक करना है, वो ये है कि अगर आप लोग ना एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो जैसे कि अब हम इस ये थ्योरी पार्ट कवर कर रहे हैं कि थ्योरी में कि जो मेथड्स होते हैं यानी विधियां होती हैं टीचिंग की क्या होती हैं, इसी के साथ में ना हर एक मीन्स हम कह सकते हैं हर एक थ्योरी को कंप्लीट करने के बाद में आप लोग ना हर एक थ्योरी की क्या है, क्वेश्चन आंसर जरूर अटेम्प्ट किया कीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट नहीं करेंगे तब तक आपको प्रैक्टिस नहीं होगी कि एग्जाम्स में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं,
और आप लोग जब तक गलतियां करते रहेंगे। इसीलिए जैसे ही आपका आज का ये टीचिंग मेथड का लेक्चर कंप्लीट हो जाए, इसके बाद में आप लोग कोशिश कीजिए कि टीचिंग मेथड की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको अटेम्प्ट करें। वो आप कहीं से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप मेरे चैनल से करें, आप किसी भी चैनल से करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस करना आपको यह है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं और स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते अपने नेक्स्ट मेथड पर, जो कि प्रोजेक्ट मेथड। देखिए प्रोजेक्ट मेथड काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। वैसे तो देखिए सारे जो मेथड्स हैं ना, जितनी भी हमारे टीचिंग लर्निंग के मेथड्स हैं, सभी इंपॉर्टेंट हैं। डिपेंड करता है कि आप किस मेथड को किस जगह पर यूज कर सकते हैं और कौन सा मेथड किस जगह पर ज्यादा यूजफुल रहेगा, उसके अकॉर्डिंग अपने मेथड को आप चूज करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास में बहुत लंबा सिलेबस है कवर करने के लिए और टाइम आपके पास है नहीं, तो उस टाइम पर आपके आपके लिए सबसे अच्छा मेथड रहेगा लेक्चर मेथड। क्योंकि लेक्चर मेथड, जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोगों ने सुना भी होगा कि लेक्चर मेथड काफी हमारे ट्रेडिशनल तरीके से, परंपरागत तरीके से काफी लंबे समय से चला आ रहा है। और अक्सर टीचर बोलते हैं कि लेक्चर मेथड इतना अच्छा नहीं होता जितना अच्छा हम कह सकते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है या डिस्कवरी मेथड होता है। बट क्या लेक्चर मेथड हमेशा ही गलत होता है? ऐसा नहीं है। सपोज कीजिए आपके पास में बहुत ज्यादा लंबा समय है, सॉरी, आपके पास में बहुत कम समय है और सिलेबस आपके पास में बहुत ज्यादा है। तो ऐसे समय में जब आपको सिलेबस कवर करना है और बहुत कम समय में, तो उस टाइम पर सबसे बेस्ट जो मेथड होता है वो होता है लेक्चर मेथड। तो स्टूडेंट देखिए, चलिए ठीक है, मीन्स हम कहना चाहते हैं कि हर एक मेथड अपनी जगह पर अच्छा है, हर एक टीचिंग विधि है वो अपनी जगह पे अच्छी है। कोई भी टीचिंग मेथड या कोई भी जो विधि है टीचिंग की, ऐसा नहीं कि कोई बेकार है कोई अच्छी है, सभी अपनी अपनी जगह पर अच्छे हैं। डिपेंड करता है कि आप किस मेथड को किस जगह पर यूज कर सकते हैं अच्छे तरीके से। देखिए प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है। अब जब हम प्रोजेक्ट मेथड की बात करते हैं, तो प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इट इज अ मॉडर्न अप्रोच। देखिए जो प्रोजेक्ट मेथड ये क्या है, एक मॉडर्न अप्रोच है टू एजुकेशन विच कम फ्रॉम जॉन डीवेज एजुकेशनल फिलोसॉफी। देखिए जो प्रोजेक्ट मेथड है वो किसके द्वारा दी गई है? जॉन डीवे के द्वारा दी गई है। मीन्स हम कह सकते हैं कि जॉन डीवे ने जो प्रोजेक्ट मेथड को किसने दिया, वो दिया था जॉन डीवे ने, विच इज कम्प्लीटली स्टूडेंट सेंट्रिक। और जो प्रोजेक्ट मेथड है वो क्या है, कम्प्लीटली स्टूडेंट सेंट्रिक है, यानी कि चाइल्ड, बच्चों पर क्या है, ये एक तरह से फोकस्ड होता है। अ प्रोजेक्ट मेथड इज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब जो प्रोजेक्ट मेथड है वो क्या है, इंस्ट्रक्शंस का एक मीडियम है। वेयर स्टूडेंट्स आर गिवन अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स और सिचुएशन, जहां पर बच्चों को, स्टूडेंट्स को क्या है, प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं और एक सिचुएशन दी जाती है। द स्टूडेंट्स चूज देयर सिचुएशन ऑन देयर ओन, देन दे प्लान टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट। देखिए अब क्या है, स्टूडेंट्स चूज करते हैं अपनी सिचुएशन को, अपने खुद से चूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक टीचर ने चार पांच, 5 से 10 के आसपास कुछ सिचुएशन दी। अब स्टूडेंट्स खुद चूज करें कि हमें कौन सी सिचुएशन लेनी है, किस सिचुएशन पे हमें एक तरह से सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाना है। उसके बाद में जब स्टूडेंट्स अपनी प्रॉब्लम को खुद चूज करते हैं, अपनी सिचुएशन को खुद चूज करते हैं, उसके बाद में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं उस प्रोजेक्ट को, यानी उस प्रोजेक्ट को सॉल्व करने की, उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। देन प्रोजेक्ट कलेक्टिवली। इन दिस स्टाइल ऑफ टीचिंग द टीचर वर्क्स एज ए गाइड। और जो प्रोजेक्ट मेथड है इसमें क्या है, टीचर किस प्रकार से वर्क करता है, टीचर एक गाइड के तौर पे वर्क करता है, जैसे कि वह एक गाइड हो। गाइड करने वाला मीन्स हम कहते हैं एक मेंटोर हो, एंड नॉट अ डिक्टेटर। और एक डिक्टेटर की तरह यूज वर्क नहीं करता है एक टीचर, बट वर्क एज ए पार्टनर। बट कैसे वर्क करता है, जैसे स्टूडेंट्स का वो एक पार्टनर हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये थी हमारी प्रोजेक्ट मेथड की विधि, जिसको हम कह सकते हैं परियोजना विधि। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट विधि पर, जो कि क्वेश्चन आंसर मेथड। देखिए क्वेश्चन आंसर मेथड ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर मेथड आप लोगों को पता ही है कि क्या होता है। बेसिकली क्वेश्चन आंसर मेथड ये कि जब भी एक टीचर अपनी क्लास में क्वेश्चंस एंड आंसर्स की, यानी प्रश्न एंड उत्तर की माध्यम से अपनी क्लास में एजुकेशन को प्रोवाइड करवाती है, स्टूडेंट्स को पढ़ाती है, टीच करती है, तो इसको हम कह सकते हैं क्वेश्चन आंसर मेथड। इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स ये हो जाता है कि क्वेश्चन आंसर जो मेथड है किसके द्वारा दिया गया था, गिवन बाय सुकरात। जो सुकरात के द्वारा ये क्वेश्चन आंसर मेथड दिया गया था। हो सकता है आपके सीटेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि क्वेश्चन आंसर मेथड किसके द्वारा दिया गया है, तो ये सुकरात के द्वारा दिया गया है। इट इज एन ओल्ड स्ट्रेटजी ऑल्सो नोन एज सुक्रातिक मेथड ऑफ टीचिंग। देखिए क्या काफी ओल्ड स्ट्रेटजी है क्वेश्चन आंसर मेथड।
इट वाज डेवलप्ड बाय द फेमस फिलोसोफर सुकरात। और एक किसके द्वारा डेवलप किया गया है? एक फेमस फिलोसोफर हम इसको कह सकते हैं, जो कि है सुकरात। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि क्वेश्चन आंसर मेथड ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं और इसमें समझाने के लिए कुछ इतना खास इंटरेस्टिंग है भी नहीं, आप लोगों को पता है ऑलरेडी कि क्वेश्चन आंसर मेथड क्या होता है। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की ओर, जो कि इंडक्टिव मेथड। देखिए स्टूडेंट्स, जिन भी मेथड्स पर मैंने इंपॉर्टेंट बोला है ना, वो सारे मेथड्स रियल में इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि मैंने एक पर बोला था कि डिस्कशन मेथड, सॉरी डिस्कवरी मेथड पर मैंने बोला था कि डिस्कवरी मेथड काफी इंपॉर्टेंट है। सो इसी प्रकार से जो इंडक्टिव मेथड है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट मेथड है। तो स्टूडेंट्स, इंडक्टिव मेथड भी क्या है, काफी इंपॉर्टेंट मेथड होता है। देखिए इंडक्टिव मेथड को काफी इजीली समझने की कोशिश करेंगे। जो प्रेरक विधि है ये क्या होती है? द इंडक्टिव मेथड रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग। देखिए सपोज कीजिए, हम इंडक्टिव मेथड को कैसे समझेंगे। सपोज कीजिए, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मान लीजिए मैंने आपको एक मैथ की थ्योरम या मैथ का एक कोई भी एक ऐसी चीज बताई। जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला कि अगर किसी भी ट्राइंगल त्रिभुज के दो लाइंस, जो दो साइड्स हैं, अगर वो इक्वल होती हैं। मान लीजिए एक ट्राइंगल मैंने बनाया, उसकी देखिए मान लीजिए मैंने एक ऐसा ट्राइंगल बनाया और इसकी ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, इस वाली ये वाली साइड, और ये मान लीजिए दूसरी साइड ये 5 सेंटीमीटर है। और मैंने आपको ये समझाने के बाद में यह बोला कि अगर किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं, दो भुजाओं की जो लंबाई है वो इक्वल होती है, तो हम उस ट्राइंगल को यानी उस त्रिभुज को क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? समद्विबाहु त्रिभुज इसको हम बोलते हैं। तो मैंने आपको ये चीज बताई। अब क्या इसके बेस पर मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं और उसमें मैंने एक ट्राइंगल लिया और इस ट्राइंगल की मैंने ये वाली भुजा दे दी 10 सेंटीमीटर और ये वाली भुजा दे दी मैंने 10 सेंटीमीटर। तो क्या इस वाले जो मैंने आपको एक फैक्ट बताया था, इसके बेस पर क्या आप ये नहीं बोल सकते कि ये वाला ट्राइंगल भी क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। डेफिनेटली आप यह बात बोल पाएंगे। एंड इसी के साथ में मान लीजिए मैंने आपको एक और ट्राइंगल दिया इस प्रकार से, और मैंने बोला कि इसकी ये 10 सेंटीमीटर है ये वाली भुजा, और मैंने बोला ये वाली भुजा इसकी 9 सेंटीमीटर है और ये वाली भुजा इसकी 5 सेंटीमीटर है, और मैं बोलता हूं इसके बाद में कि यह त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आप डेफिनेटली कह पाएंगे कि सर नहीं, यह समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है, क्योंकि इसकी कोई भी दो भुजाएं बराबर है ही नहीं। मीन्स स्टूडेंट्स, इसी रीजनिंग को हम कहते हैं इंडक्टिव मेथड। इसमें होता क्या है कि आप पहले से कोई एक फैक्ट को या एक कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास में होती है किसी भी चीज से लेकर, अब उस इंफॉर्मेशन का प्रयोग, उस इंफॉर्मेशन का यूज आप दूसरी चीज में रीजनिंग लगाने से करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास में पहले से एक इंफॉर्मेशन है कि कोई एक टीचर, या जैसे कि आप कह सकते हैं, चलो मैथमेटिक्स में ही हम लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास में पहले से एक इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आपके पास में एक ऐसा ट्राइंगल दिया हुआ है, देखिए इस प्रकार का, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का है, तो आप लोगों को पता है, और हमने मान लीजिए ये ए है, ये बी है एंड ये सी है, और आपको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स हम कहते हैं कि सी इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास में पहले से ही है। और इसके बाद में अगर मैं आपको एक ट्राइंगल देता हूं इस प्रकार से, और उसके सारे एंगल्स, ये एंगल दे दिए मैंने, ए दे दिया, बी दे दिया एंड सी दे दिया, और आपको मैं बोलता हूँ कि आपको सी की लेंथ निकालनी है, तो आप डेफिनेटली काफी इजीली निकाल पाएंगे, क्योंकि आपको इससे पहले एक फॉर्मूला पता है। तो स्टूडेंट्स, इसी को हम कहते हैं इंडक्टिव मेथड, जिसमें आप एक पहले से नोन फैक्ट की मदद से एक नई रीजनिंग आप लगा पाते हैं, नई अपने विचार को, सब दूसरी चीजों को हम समझ पाते हैं। इसको हम कहते हैं इंडक्टिव मेथड। देखिए इंडक्टिव मेथड क्या है? प्रोसेस ऑफ रीजनिंग है फ्रॉम पार्ट टू होल, एक छोटे से पार्ट से होल तक यानी कंप्लीट पार्ट तक पहुंचने का। जैसे कि अगर आप किसी चीज को, एक छोटी सी चीज को जानते हैं और आप उसी क्लू की मदद से आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन तक पहुंच पाते हैं, तो इसी को हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, फ्रॉम नैरो टू वाइडर, फ्रॉम इंडिविजुअल टू द यूनिवर्स। तो ये सारे क्या मीन्स, हम कह सकते हैं कि छोटी सी चीज से हम कंप्लीट चीज को पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं, रीजनिंग लगा पाते हैं, उस चीज को हम समझने की कोशिश कर पाते हैं, तो इसी को हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग या इंडक्टिव मेथड। देखिए इसको एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे।
देखिए स्टूडेंट्स, इसको एक और एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे। इंडक्टिव मेथड क्या होता है। मान लीजिए कि मैंने आपको एक इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर है, एक आकृति बनाने की कोशिश की है। देखिए, अब मैं बोलता हूँ कि इसमें आपको ट्रायंगल गिनने की, ट्रायंगल हैं कितने। देखिए, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। तो क्या इसमें सिर्फ 8 ट्रायंगल हैं? नहीं, बल्कि इसमें 8 से ज्यादा ट्रायंगल है। देखिए, ये तो हमने छोटे छोटे वाले ट्रायंगल काउंट कर लिए। इसके बाद में अगर हम देखें कि क्या हमने ये बड़ा वाला ट्रायंगल काउंट किया है? नहीं किया। क्या हमने ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल काउंट किया है? नहीं किया। तो सपोज कीजिए, अब मैं अगर आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि इस इस चीज में अगर आपको ट्रायंगल काउंट करने हैं, तो उसकी ट्रिक क्या होगी। और इस ट्रिक को जानने के बाद में अब मैं इससे भी बड़ा एक स्ट्रक्चर देता हूँ। तो क्या उसमें आप ट्रायंगल काउंट नहीं कर पाएंगे? डेफिनेटली आप इसमें एक ट्रायंगल काउंट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पहले से एक छोटी इंफॉर्मेशन थी, एक छोटी सी नॉलेज थी कि किस प्रकार से ट्रायंगल काउंट कर सकते हैं। और उसी की मदद से आप बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर में भी ट्रायंगल काउंट कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा इंडक्टिव मेथड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की ओर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, टीचिंग मेथड। देखिए, लेक्चर मेथड, जैसे कि आप लोग पहले से जानते हैं कि लेक्चर मेथड क्या है। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। लेक्चर मेथड बेसिकली क्या होता है, ये काफी ओल्डेस्ट टीचिंग मेथड है, यानी काफी पुराने समय से ये मेथड चला आ रहा है हमारे एजुकेशन में। हम कह सकते हैं हमारे एजुकेशन में, हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, लेक्चर मेथड काफी ओल्ड है, काफी पुराने समय से चला आ रहा है। अब जो लेक्चर मेथड है किसके द्वारा दिया गया था? प्लेटो के द्वारा इसको दिया गया था लेक्चर मेथड। एक तरह से हम कह सकते हैं लेक्चर मेथड के जो फाउंडर है वो कौन है? प्लेटो। इट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल मेथड। इसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? ट्रेडिशनल मेथड कहा जाता है। और इसी को क्या कहा जाता है? इसको हम चॉक एंड टॉक मेथड भी कह सकते हैं। मीन्स एक टीचर होता है, इसमें क्या है, चौक का और टॉक का यानी बातचीत का इस्तेमाल करता है लेक्चर मेथड में। इन दिस मेथड प्लेज टीचर्स प्लेज। देखिए स्टूडेंट्स, इन दिस मेथड टीचर्स, यहाँ पर प्लेज नहीं प्ले होगा, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा। इन दिस मेथड टीचर्स प्ले मेजर रोल एंड स्टूडेंट्स प्ले माइनर रोल और नो रोल। देखिए, इस लेक्चर मेथड में क्या है, जो टीचर होते हैं वो काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं, एंड जो स्टूडेंट्स होते हैं वो छोटा रोल प्ले करते हैं, या फिर कोई भी रोल प्ले नहीं करते। एंड स्टूडेंट्स, देखिए लेक्चर मेथड क्या होता है, जैसा कि हमने जाना ये काफी ओल्डेस्ट यानी काफी ओल्ड मेथड है। अब लेक्चर मेथड भी बहुत जगह पर काफी यूजफुल होता है, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर मान लीजिए आपके पास सिलेबस बहुत ज्यादा है और टाइम बहुत कम है, बहुत कम समय में आपको ज्यादा सिलेबस कवर करना है, तो ऐसे टाइम पर लेक्चर मेथड काफी यूजफुल होता है। क्योंकि लेक्चर मेथड से आप लोग यानी व्याख्यान विधि से क्या है, काफी लंबे यानी काफी वास्ट सिलेबस को काफी जल्दी आप लोग कवर कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम जैसे कि एडवांटेजेस यानी कुछ फायदे, कुछ लाभ देखेंगे लेक्चर मेथड के। इन दिस टीचिंग मेथड अ लार्ज अमाउंट ऑफ द टॉपिक्स कैन बी कवर्ड इन अ सिंगल क्लास पीरियड। देखिए, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस मेथड में क्या होता है, एक लार्ज अमाउंट यानी बहुत ज्यादा टॉपिक अगर वास्ट हो, उसको आप एक सिंगल क्लास में कवर कर सकते हैं। क्योंकि लेक्चर मेथड से आप लोग काफी वास्ट सिलेबस को, काफी बड़े सिलेबस को आप बहुत जल्दी से कवर कर सकते हैं। यूजिंग ऑफ दिस मेथड एक्सक्लूड द यूजिंग ऑफ एनी इक्विपमेंट और लैब। और देखिए, एक और एडवांटेज यानी एक और फायदा क्या होता है लेक्चर मेथड का, कि आप लोग कोई अलग इक्विपमेंट और जो लैब वगैरह होती है उनके जो यूज है उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। यानी बिना आप किसी लैब की मदद के, बिना किसी इक्विपमेंट की मदद के, या बिना किसी भी आप प्रोजेक्ट या किसी भी चीज की मदद के आप डायरेक्टली क्या है, टीच कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट स्टूडेंट, लर्निंग मटेरियल इज नॉट रिक्वायर्ड। देखिए, लर्निंग मटेरियल जैसे कि सपोज कीजिए आपको कोई डेमो दिखाने की जरूरत पड़ती है, आपको किसी प्रकार की एक्टिविटी दिखाने की जरूरत पड़ती है, तो ऐसी चीजों से बचा जा सकता है। ऐसी चीजों की क्या रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है लेक्चर मेथड में। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो लर्निंग मटेरियल की मान लीजिए बुक हो गया, ये इन चीजों की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है या फिर ना के बराबर होती है। स्टूडेंट लिसनिंग स्किल्स डेवलप्ड। देखिए, अब लेक्चर मेथड में क्या है, क्योंकि लेक्चर मेथड में स्टूडेंट सुनते हैं, लिसनिंग स्पीकिंग सॉरी, इसलिए उनकी जो लिसनिंग स्किल्स हैं वो काफी इंप्रूव होती हैं, डेवलप होती हैं। लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ द मटेरियल इन ऑर्डर टू प्रेजेंट इट ओरली। देखिए, अब क्या है, जब ओरली एक टीचर स्टूडेंट्स को सुना, कुछ मीन्स हम कहते हैं टीच कर रहा है, टीच कर रही है, तो स्टूडेंट्स की जो लॉजिकली किसी चीज को अरेंज करने की जो क्षमता है उसको वो काफी इंप्रूव होती है।
हेल्प टू लर्न लैंग्वेजेस। देखिए लैंग्वेजेस को सीखने में क्या लेक्चर मेथड हमारी हेल्प करता है, यानी स्टूडेंट्स की हेल्प करता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा लेक्चर मेथड। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट हमारा लर्निंग का जो मेथड है वो है लर्निंग बाय डूइंग। देखिए लर्निंग बाय डूइंग भी क्या है, काफी इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं एक मेथड है, एक विधि है। क्यों? क्योंकि करने के द्वारा स्वयं हम जब करके कोई चीज सीखते हैं तो वो आज की तारीख में, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है 2020 की, यानी 2020 की। उसमें भी क्या लर्निंग बाय डूइंग, एक्टिव पार्टिसिपेशन करके, डिस्कवरी मेथड, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इन सभी चीजों पर काफी ज्यादा फोकस किया गया है। तो लर्निंग बाय डूइंग क्या है, किसी भी चीज को अपने हाथों से करके सीखना, उसको हम कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। मीन्स हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये क्या हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है, यानी अपने खुद के हाथों से करके कुछ चीजों को सीखना, यानी खुद करके सीखना, उसको हम कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। इसी को स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं एक्टिव मेथड। देखिए जब हम कोई भी स्टूडेंट लर्निंग बाय डूइंग करेंगे, कुछ करके सीखेगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन करके सीखेगा, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करेगा, तो क्या स्टूडेंट वहां पर एक्टिवली इंगेज नहीं है उन चीजों में, अपनी लर्निंग के प्रोसेस में क्या वो एक्टिवली इंगेज नहीं है? डेफिनेटली वो एक्टिवली इंगेज है। इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, एक एक्टिव मेथड है। और इसी को देखिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है। और ये किसके द्वारा दिया गया था स्टूडेंट्स? लर्निंग बाय डूइंग का जो कंसेप्ट है ये दिया गया था, गिवन बाय जॉन डीवे। देखिए लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? जॉन डीवे के द्वारा। स्टूडेंट्स देखिए हमारा आज की वीडियो का लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट हम कह सकते हैं विधि है, यानी मेथड है, जिसको हम कह सकते हैं इंडक्टिव सॉरी डिडक्टिव मेथड। The deductive method is an approach to reasoning that is based on deduction or starting from a general case and from that general case drawing a conclusion about something more specific. An argument based on this method may be formulated such as all men lie, Dave is a man, therefore Dave lies। देखिए स्टूडेंट्स डिडक्टिव मेथड क्या होता है, ये जैसे कि रीजनिंग में भी ना, अगर आप लोगों ने रीजनिंग D++ के लिए किया तो आपने रीजनिंग में भी एक चैप्टर पढ़ा होगा। इसी को ध्यान में रखते देखिए डिडक्टिव मेथड को समझने की कोशिश करेंगे कि डिडक्टिव मेथड होता क्या है। मान लीजिए कि मैंने आपको ये बोला है, सपोज कीजिए कि मैंने आपको बोला कि जितने भी मैन है ना, जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी, चलो इस वाले एग्जांपल को छोड़ते हैं, हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपको बोला, और मैंने क्या, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, जैसे कि जो डॉग्स होते हैं वो क्या करते हैं, डॉग्स भौंकते हैं, यानी बार्क करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि कुत्ते भौंकते हैं, एक मैंने आपको सेंटेंस बोला कि कुत्ते भौंकते हैं। अब आप लोगों को पता कि कुत्ते क्या करते हैं, भौंकते हैं। अब इसी के साथ में अगर मान लीजिए मैंने बोला कि मान लीजिए मैंने एक डॉग का नाम लिया, सपोज कीजिए मैंने एक डॉग का नाम लिया टॉमी। अब मैंने आपको क्या बोला हुआ है कि कुत्ते भौंकते हैं, और मैंने दूसरा सेंटेंस बोला कि टॉमी एक कुत्ता है। देखिए मैंने दो सेंटेंस बोले आपको, पहला सेंटेंस बोला कुत्ते भौंकते हैं, दूसरा सेंटेंस बोला टॉमी एक कुत्ता है। तो क्या आप इन दो सेंटेंसेस से एक तीसरा कंक्लूजन नहीं निकाल सकते? और वो कंक्लूजन ये होगा कि जब कुत्ते भौंकते हैं और टॉमी एक कुत्ता है तो टॉमी भी भौंकता है। आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं ना। मीन्स हम कह सकते हैं कि दिए हुए एक या दो फैक्ट्स के बेस पर आप तीसरा कोई कंक्लूजन निकालते हैं तो उसको हम कह सकते हैं कि आपने डिडक्टिव मेथड का यूज किया है। अब ये डिडक्टिव मेथड क्या है, रीजनिंग के काफी क्वेश्चंस आते भी हैं आपकी D++ के एग्जाम में, जिनमें स्टेटमेंट एंड असर्शन हम उसको कह सकते हैं। उनमें इसी प्रकार के कुछ स्टेटमेंट दिए होते हैं और उसके बेस पर हमको उससे कंक्लूजन निकालने होते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए समझ, हमने काफी इजीली समझने की कोशिश की है कि डिडक्टिव मेथड क्या होता है, लर्निंग बाय डूइंग मेथड क्या होता है, और लेक्चर मेथड क्या होता है। और इसी प्रकार से जितने भी इंपॉर्टेंट टीचिंग एंड लर्निंग के मेथड्स हैं उन सभी को सीखने की हमने समझने की कोशिश की है आज की वीडियो में। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे।